नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। फिल्मी हीरो के पीछे भागना है तो भागो, लेकिन देश के असली हीरो को याद रखो। ये वो हीरो हैं जिनके दिल में हिंदुस्तान हथेली पर जान होती है। ये वो हीरो हैं जिनका आज नाम शहीद कमलेश पांडे है, कल कुछ और था, आने वाले कल में कोई और नाम हो सकता है। ये वो हीरो हैं जो देश की रक्षा और पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवाद से सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं। जो लड़ाई आज की नहीं है, जो लड़ाई आसान भी नहीं है, जिस लड़ाई में वो आतंक के फुल एंड फाइनल खात्मे में जुटे हैं। हम सब उनके साथ जाकर लड़ नहीं सकते, लेकिन उनकी कुर्बानियों को याद जरूर रख सकते हैं। उनकी सबसे मुश्किल लड़ाई में उनके साथ हर दम खड़े रह सकते हैं। देश के इन असली हीरो को कभी भूलना नहीं। आज ये नाम शहीद मेजर कमलेश पांडे का है। आज ये नाम शहीद नायक तेंजिंग छुल्तिम का है। आज से पहले ये नाम देश के न जाने कितने बेटों का था। न मालूम कल ये नाम देश के किस और बेटे का, जो आतंक के खिलाफ देश की सबसे बड़ी जंग लड़ रहे हैं। इसीलिए देश के इन असली हीरो को कभी भूलना नहीं। उत्तराखंड का हल्द्वानी अपने शहीद बेटे को कैसे भूल सकता था। शहीद मेजर कमलेश पांडे का पार्थिव शरीर जब हल्द्वानी में उनके पैतृक घर में पहुंचा तो देश के इस शहीद बेटे को अंतिम विदाई देने के लिए हर तरफ लोग ही लोग थे। बेटे को खोने की पीड़ा किसी भी परिवार के लिए पहाड़ जैसी होती है। फिर भी वंदे मातरम और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों के साथ देश के इस हीरो को अंतिम विदाई दी गई। पाकिस्तान के साथ तो वार पार की जंग करे, बस वही है, और उसके अलावा कोई साधन नहीं है। मिलिटेंट की रहेगी वहां जब तक जंग नहीं होगी। जंग होगी फिर 15 साल तक शांति रहेगी। 15-20 साल शांति रहेगा। जंग होगी तो जंग तो भारत ही जीतेगा, क्योंकि कोई मतलब नहीं कि वो कुछ करे, वो और तबाह हो जाएगा। और 15-20 साल तक फिर कश्मीरी जो है आतंकवाद कर रहे हैं, कश्मीर के अंदर जो भी कर रहे हैं। इस पीड़ा और इस गुस्से को कौन नहीं समझेगा। मेजर कमलेश पांडे अभी 5 साल पहले ही सेना में शामिल हुए थे। ज्यादा वक्त नहीं हुआ उनका मेजर के तौर पर प्रमोशन हुआ था। परिवार में माता पिता, छोटा भाई, पत्नी और 2 साल की बेटी है। शहीद मेजर कमलेश पांडे के साथ ही शोपियां में आतंकवादी से लड़ते सिपाही तेंजिंग छुल्तिम भी शहीद हुए थे। 25 साल के शहीद तेंजिंग की शादी भी नहीं हुई थी। परिवार में अकेली मां है। भारत माता के लिए उसके एक और बेटे ने कुर्बानी दी है। ये लंबी लड़ाई है कश्मीर में पाकिस्तान से प्रायोजित आतंकवाद और सीमा पर उसकी लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान हो, उसकी आतंकी हरकतें हो, या कश्मीर के अंदर उसके पैसे और हथियार पर खून बहाने वाले आतंकी। देश के जवान इन सभी को एक एक करके ध्वस्त कर रहे हैं। ऑपरेशन ऑल आउट में सेना और सुरक्षा बल आतंकियों के सफाई में जुटे हैं। कल कुलगाम में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी मारे गए थे। आज अनंतनाग में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। इससे पहले आतंकी अबू दुजाना के आतंक को सेना ने ठिकाने लगा दिया। देखिए, अबू दुजाना जो है मेरे इलाके में कई बार आता जाता रहता है, इनफैक्ट इस एरिया में। तो इसीलिए हमने जो एक टीम गठन करी पुलिस के साथ मिल करके, एंड हमने इसके जो मूवमेंट पैटर्न्स हैं वो हमने रीड करने शुरू करे, और धीरे धीरे हमने ये देखना शुरू करा कि ये कहाँ कहाँ जाता है, किस किस जगह पे घूमता है। तो उस बेसिस पे हमें 31 जुलाई और 1 अगस्त की रात को हमको ये इनपुट मिली कि अबू दुजाना अपने एक साथी के साथ, आरिफ नबी के साथ, एक घर में बैठा हुआ है जो कि हाकरीपुरा गांव में है। क्योंकि हम रेगुलर वहां पर प्लानिंग करते रहते हैं, हमारी डोमिनेशन चलती रहती है एरिया में, तो इससे जो कॉर्डन, जो प्लान बनाना था हमें कॉर्डन करने का, इसमें हमें काफी आसानी हुई। अच्छा। और उसके साथ हमने पुलिस के साथ मिलकर के रात को ही वी लॉन्च्ड द ऑपरेशन जॉइंटली विद द पुलिस।
सीआरपीएफ को इसमें कोऑप्ट किया गया, जो कि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम करा इसमें, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उन्होंने बड़ा अच्छा संभाल के रखा इसमें। तो उसके बाद हमने ये रात को ही इसका कॉर्डन करा। अबू दुजाना को मार गिराने वाले कर्नल कमल नौरियाल और उनकी टीम और देश के इन बेटे को सलाम, जो कश्मीर में आतंक के खात्मे की फुल एंड फाइनल लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में शहीद मेजर कमलेश पांडे जैसे बेटे अपनी कुर्बानी दे रहे हैं। श्रीनगर से शुजाउल हक के साथ आज तक ब्यूरो। हालांकि जिस तरीके से आतंक के खिलाफ लड़ाई चल रही थी, उसमें आतंकियों को मार गिराया जा रहा था, लेकिन साथ ही सैनिकों की शहादत भी हो रही थी। लेकिन पिछले चंद महीनों में जब से ऑपरेशन ऑल आउट की शुरुआत हुई है, तब से भारतीय सेना ने अपनी रणनीति बदली है। अब आतंकियों की तादाद जो है जिन्हें मार गिराया जा रहा है वो बहुत बढ़ चुकी है, लेकिन कोशिश ये हो कि भारतीय फौजियों को, भारतीय सैनिकों को अपनी जान न गंवानी पड़े। खबरदार में अब बात 14 साल की उस लड़की की जो अपने जज्बे से बड़े बड़े लोगों को शिक्षा दे रही है। वो कश्मीर के अलगाववादियों और पत्थरबाजों को चुनौती दे रही है। गुजरात की इस लड़की को हम तिरंगा गर्ल कह रहे हैं, क्योंकि ये इस रक्षाबंधन कश्मीर में आतंकवाद से लड़ते सैनिक भाइयों को राखी बांधने निकली। श्रीनगर के उस लाल चौक पर तिरंगा लहराने निकली है, जहां तिरंगा लहराना पिछले 70 साल में किसी जंग से कम नहीं माना जाता रहा है। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। ये 14 साल की तंजीम मिरानी की कसम कह लें, जिद कह लें कि वो श्रीनगर के उस लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए इस साल फिर निकलेगी, जहां से पिछले साल उनको वापस भेज दिया गया था। लेकिन वो फिर तिरंगे के साथ 7 तारीख को सैनिकों को राखी बांधने निकलेंगे। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात थी। अहमदाबाद की तंजीम मिरानी को तिरंगा गर्ल कहा जाए तो कम नहीं होगा, क्योंकि इस 14 वर्ष की लड़की का तिरंगे को लेकर जो जज्बा है, उसके असली टेस्ट में बड़े बड़े फेल हो जाते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। तंजीम को न कल डर था, न आज डर है। वहाँ पर आईएस और पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते हैं और उनपे टेररिज्म, वहाँ पे टेररिज्म बहुत है और उनपे प्रेशर भी होता है, क्योंकि उनकी फैमिलीज को वो हर्ट करते हैं। और वहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो इंडिया का फ्लैग लहराना चाहते हैं, वो इंडियन है, लेकिन उनपे इतना टेररिज्म प्रेशर होता है कि वो वहाँ पर नहीं जा सकते और लहरा भी नहीं सकते। इसलिए मैं लाल चौक पर जा रही हूँ अपने इंडिया का फ्लैग लहराने। कश्मीर या लाल चौक के इतिहास को लेकर तंजीम की समझ अभी कुछ भी हो, लेकिन उसके इस सवाल का सीधा जवाब देना मुश्किल है कि जिस लाल चौक के आसपास आईएसआईएस के झंडे लहराए जाते हैं, पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते हैं, वहाँ तिरंगा लहराने कोई जाना चाहता है तो उसे रोका क्यों जाता है? चाहेंगे हम, कोई नहीं रोकेगा। मुझे उसको समझाने की कोई लगाई फर्क नहीं पड़ता कि तंजीम मिरानी का धर्म क्या है। ये कहना भी असल में उसके जज्बे की नाकदरी है। उसके जज्बे का एक ही धर्म है और वो है तिरंगा। कश्मीर में सैनिकों पर पत्थर फेंकने वालों को जवाब। ये तिरंगा गर्ल सैनिकों को राखी बांध कर देना चाहती है। गौरव सावंत, दिल्ली, आज तक। हालांकि नागरिकों की अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें रोका जाता है। बहरहाल तंजीम मिरानी 9वीं क्लास में पढ़ती हैं। पिछले साल भी लाल चौक पर तिरंगा फहराने निकली थी, लेकिन एयरपोर्ट से उनको वापस आना पड़ा। इस बार फिर तंजीम तिरंगा फहराने और सैनिकों को राखी बांधने निकल रही हैं। हमारे साथ इस वक्त अहमदाबाद से तंजीम मिरानी खुद हैं। तंजीम, लाल चौक पर तिरंगा क्यों फहराना चाहती हैं? मैं जब गई बार लाल चौक गई थी, तब मुझे वहाँ पे नहीं जाने दिया था। मुझे एयरपोर्ट पे ही रोक दिया गया था। मुझे वहाँ से आगे नहीं जाने दिया था। मुझे वहीं एयरपोर्ट पे नजर कैद कर लिया गया था। और इस बार जो 7 अगस्त को मैं जाना चाहती हूँ, वो रक्षाबंधन के लिए जाना चाहती हूँ, क्योंकि वो भाई बहन का एक दिन है जहाँ पे वो रक्षाबंधन के दिन मैं वहाँ पे जाना चाहती हूँ। लेकिन आपको एहसास है कि आपकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि कश्मीर घाटी में कुछ लोग सुरक्षा बलों पर पथराव करते हैं। आप इस मुश्किल समय में वहां जाकर राखी बांधना चाहती हैं? मैं वहाँ पे जाके हमारे जो जवान है, हमारी आर्मी है, उनको रक्षाबंधन उनके साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, क्योंकि वो हमारे देश के लिए शहीद होते हैं, हमारे देश की इतनी सेवा करते हैं, वो हमारे देश के लिए सब कुछ करते हैं और हमारा भी फर्ज होता है कि हम लोग उनके लिए कुछ करें। वो जो अलगाववादी उनके ऊपर पत्थर मारे करते हैं, तो वो ये सब
वो कब तक चलेगा? हमें किसी को जवाब देना पड़ेगा और वो लोग यही सब करते रहेंगे तो कब तक चलेगा ये सब? बहुत अच्छी बात है कि आपके ख्यालात ऐसे हैं। 14 साल की उम्र है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि तंजीम कश्मीर घाटी में वहां के युवाओं को कुछ कहना चाहती हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं? कि वो जो होंगे वो भी हमारे ही है। उनको ये सब पत्थरबाजी, जो पत्थर मारते हैं उन लोगों को ये सब नहीं करना चाहिए। वो हमें एकता के साथ रहना चाहिए, भाई बहन की तरह रहना चाहिए। बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि इस बार आप जरूर सफल हों लाल चौक पर तिरंगा फहराने में। लेकिन हम आपको श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगे के इतिहास के बारे में भी बताते हैं। लाल चौक श्रीनगर की वो जगह है जहां पर 1948 में पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा लहराया था। लाल चौक से ही कहा गया था कि कश्मीर और कश्मीरी हमारे हैं और भारत कश्मीर और कश्मीरियों का है। लेकिन इसके बाद कश्मीर को संवेदनशील होने का हवाला देकर लाल चौक पर तिरंगा नहीं फहराया गया। इस दौरान कश्मीर के अलगाववादी और आतंकवादी गुट लाल चौक को अपनी सोच का प्रतीक मानने लगे। लाल चौक पर राजनीतिक तौर पर तो नहीं, लेकिन 1990 से बीएसएफ और फिर सीआरपीएफ तिरंगा फहराते रहे। 1992 में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी ने लाल चौक जाकर तिरंगा फहराया। तब लाल चौक के इलाके आसपास रॉकेट से हमले हो रहे थे। जोशी 15 मिनट के अंदर तिरंगा फहरा कर निकले। बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवान जो 1990 से लाल चौक पर तिरंगा फहराते थे, वो प्रैक्टिस भी 2009 में रोक दी गई। इन वर्षों के दौरान बीच बीच में कई बार ऐसा भी हुआ जब लाल चौक पर पाकिस्तान का झंडा फहराने की कोशिश की गई। 2011 में यह मामला राजनीतिक तौर पर फिर उभरा जब बीजेपी के नेता एक बार फिर लाल चौक पर तिरंगा फहराने निकले। वैसे स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर जम्मू में राज्यपाल और कश्मीर में मुख्यमंत्री तिरंगा फहराते हैं। श्रीनगर में बख्शी स्टेडियम में तिरंगा फहराने का समारोह होता है और हर जिले में इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। ऐसा लगता है कि चीन ने भारत को कोई छोटा मोटा देश समझ रखा है जो उसकी धमकियों से डर जाएगा। तभी तो डोकलाम विवाद पर भारत अपनी तरफ जितना ठंडा पानी डालने की कोशिश कर रहा है, चीन उतनी ही तेजी से डोकलाम विवाद में आग लगा रहा है। चीन ने पिछले 2 महीने से डोकलाम की आड़ में भारत को धमकाने की कोशिशों का जो प्रोग्राम बनाया हुआ है, वो नॉन स्टॉप जारी। चीन की सेना ने तिब्बत में एक बार फिर लाइव फायर एक्सरसाइज की है, जिसमें चीनी सेना के जवान रॉकेट लॉन्चर और तरह तरह के हथियारों को आजमा रहे हैं। चीनी सेना के इस वीडियो को चीन के सरकारी न्यूज चैनल सीसीटीवी ने प्रसारित किया है। यह वीडियो कब और कहां शूट किया गया, इसका खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन यह दावा किया गया है कि अपने दुश्मन की कमांड पोस्ट को लंबी दूरी से निशाना बनाने के लिए चीनी सेना ने इस लाइव फायर प्रैक्टिस को अंजाम दिया। कभी चीनी सेना भारतीय सीमा के नजदीक युद्धाभ्यास करती है, कभी भारत के खिलाफ बयान जारी कर डोकलाम पर अपना हक जताती है। 2 महीने हो गए, शायद ही कोई ऐसा दिन रहा हो जब चीन ने डोकलाम में भारत को धमकी देने की कोशिश न की, लेकिन भारत हर बार धैर्य का परिचय देता है। चीन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब एक बार फिर चीन ने भारत को डोकलाम से अपने सैनिक पीछे हटाने के लिए धमकाया है, इसीलिए आज एक बार फिर चीन के झूठ पर बुलडोजर चलाना जरूरी है। डोकलाम में चीन की आग, भारत का ठंडा। चीन की चीख पुकार, भारत का संयम। We'll continue to engage with the Chinese side through diplomatic channels to find a mutually acceptable solution on the basis of the Astana. War is not an answer. भारत विवाद सुलझाने में लगा है, चीन सुई चुप होने में जुटा है। न जाने चीन कौन सी गलतफहमी में है, जो वो ये समझता है कि धमकियों की भाषा बोलकर वो डोकलाम में भारत को डरा देगा।
बॉर्डर के पास टैंक दौड़ाकर, सैन्य अभ्यास करवाकर, फाइटर जेट और तोप गोलों की प्रदर्शनी लगाकर डोकलाम से भारत को पीछे हटा देगा। चीन डोकलाम में भारत के धैर्य की परीक्षा न ले, क्योंकि धैर्य की भी एक सीमा होती है। लेकिन शायद चीन ने एक बार फिर आग उगल दी। गुरुवार रात चीनी रक्षा मंत्रालय ने बयान दिया, भारत डोकलाम के मामले को लंबा खींचने की अपनी रणनीति के भ्रम से बाहर निकल आए, क्योंकि किसी भी देश को चीनी सेना के आत्मविश्वास और क्षमता को कम नहीं आंकना चाहिए। आत्मविश्वास अच्छी चीज होती है, लेकिन अति आत्मविश्वास अक्सर बेइज्जती करवा देता है। डोकलाम विवाद में चीन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अति आत्मविश्वास के चलते चीन ने बुधवार को 15 पेज और 2500 शब्दों का लंबा चौड़ा बयान जारी किया। जून में भारतीय सैनिक चीन के बॉर्डर में 100 मीटर अंदर तक घुस आए और रोड कंस्ट्रक्शन में खलल पैदा की। भारतीय जवानों ने बुलडोजर्स के साथ घुसपैठ की। एक बार भारतीय जवानों की संख्या 400 तक हो गई और डोकलाम में 180 मीटर अंदर तक आ गए और 3 टेंट लगा दिए। लेकिन जुलाई के आखिरी तक हमारे इलाके में 40 से ज्यादा भारतीय सैनिक और एक बुलडोजर गैर कानूनी तरीके से मौजूद था। अति उत्साह में चीन ने डोकलाम में भारतीय सेना के पीछे हटने का दावा तो कर दिया, लेकिन भारतीय अफसरों ने फौरन चीन के इस झूठे दावे की हवा निकाल दी, क्योंकि डोकलाम विवाद के पहले दिन से जितने भारतीय सैनिक वहां मौजूद थे, अब भी उतने ही सैनिक वहां तैनात हैं। किसी सैनिक को पीछे नहीं हटाया गया है। आज भारत के विदेश मंत्रालय ने भी इस बात की आधिकारिक पुष्टि करके चीन के झूठ का पुलिंदा खोल दिया। As far as the questions regarding deployment are concerned, these are operational matters, whether on our side or on the other side, and I wouldn't like to specifically go into them in this forum. We have already issued a statement, I think, day before yesterday, about the document issued by the Chinese authorities. We had said that our position has been mentioned in great detail in the statement of 30th June, and we also said that the peace and tranquility in the border areas we consider is a prerequisite for a smooth development of bilateral relations between India and China. So that was our response to what was put out, and that remains our response to any subsequent statements coming from China or Chinese officials as well. 2 महीने हो गए चीन डोकलाम पर रोज नया बयान देता है, भारत को धमकाने की असफल कोशिश करता है, लेकिन भारत की तरफ से हर बार चीन को संयम बरतने का पैगाम मिलता है। गुरुवार को सुषमा स्वराज जब विपक्ष को विदेश नीति का पाठ पढ़ा रही थी, तो उस पाठ में एक चैप्टर चीन पर भी था। रामगोपाल जी, युद्ध की तैयारी तो होती है तभी तो सेना होती है, वरना कोई देश सेना क्यों रखे। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, किसी भी समस्या का समाधान युद्ध से नहीं निकलता, युद्ध के बाद भी संवाद करना पड़ता है, तब निकलता है। युद्ध अपने आप में समाधान नहीं देता, जीते हारे लोग भी टेबल पर बैठते हैं, तब समाधान निकलता है। तो बुद्धिमत्ता का तकाजा यह है कि युद्ध बिना किए संवाद कर लो और उससे रास्ता निकालो, तो वो कहीं ज्यादा बेहतर है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, धैर्य और भाषा संयम और डिप्लोमेटिक चैनल्स, इन्हीं से निकलता है समाधान। चीन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सच बोल रहा है या झूठ, उसे सिर्फ अपने पड़ोसी देशों पर धौंस जमाने की बीमारी है। लेकिन इस बार उसका पंगा भारत से है और चीन का कोई झूठ अब चलने वाला नहीं है। The tri-junction boundary points between India, China and third countries will be finalized in consultation with the concerned countries. Since 2012, we have not held any discussions on the tri-junction with Bhutan. The Chinese action in the Doklam area is therefore of concern. चीन जानता है कि डोकलाम उसका हिस्सा नहीं है। चीन ये भी जानता है कि भारत किसी भी कीमत पर उसे डोकलाम में सड़क बनाने नहीं देगा, इसीलिए चीन बौखलाया हुआ है। लेकिन भारत डोकलाम मुद्दे को शांति से हल करना चाहता है, और जब तक ऐसा नहीं होता, चीन चाहे जितना चीखे उसे चीखने दो। आज तक ब्यूरो। वैसे तो चीन चाहे युद्ध की जितनी भी बातें कर ले, भारत से पंगा लेने के लिए किसी भी हद तक पहुंच जाए, लेकिन भारत से असली में युद्ध करने की हिम्मत चीन कर नहीं सकता। लेकिन भारत को उकसाने के लिए चीन बॉर्डर पर चाल जरूर चल सकता है। इसी बात को मानते हुए आज तक के 4 रिपोर्टर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लेह लद्दाख में चीन के 4 बॉर्डर पर पहुंचे। और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि भूटान में भी आज तक के रिपोर्टर ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है, जहां डोकलाम से सिर्फ 40 किलोमीटर
पहले हा घाटी तक पहुंचकर आज तक डोकलाम के सबसे नजदीक पहुंचने वाला पहला भारतीय न्यूज चैनल बन गया। अब हम आपको चीन की 5 सरहदों से आज तक के 5 संवाददाताओं की ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते हैं। इसे आप आज तक की चीन के सीने पर सवार होकर की गई रिपोर्टिंग कह सकते हैं। आज तक पहला न्यूज चैनल है जो अब तक डोकलाम के सबसे नजदीक पहुंच सका है, वो भी भूटान में। मैं इस समय हूँ हा डिस्ट्रिक्ट में और मेरे पीछे है हा वैली, जो आपको बताएगा कि अब इसके आगे कोई रास्ता नहीं है। इसके आगे अगर जाना है तो सीमा तक जाने के लिए सिर्फ पैदल चलना पड़ेगा। तो आज तक की टीम चाइना और भारत के उस बॉर्डर पर पहुंच गई है यहाँ लद्दाख में, ये पता करने के लिए कि क्या यहाँ पर इन पहाड़ी इलाकों में चाइना की दादागिरी का कुछ असर दिखाई दे रहा है। सिक्किम सरहद पर चीन की दादागिरी के बीच इस वक्त हम उत्तराखंड के चमोली जिले के आखिरी गांव माणा पहुंचे हैं। समूचा सिक्किम बादलों की चादर में कुछ इस तरीके से लिपटा हुआ है कि आपको ये समझाना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है कि हमारे ठीक पीछे ऊंची पहाड़ियां हैं, जहां पर सरहद लगती है न सिर्फ एक देश की बल्कि एक और नेपाल, दूसरी ओर भूटान और चीन की भी। भारत चीन सीमा के आसपास के इलाके में भारत जहां चीन की सेना को रोकने के लिए एक बड़ी दीवार बना रहा है, ये दीवार है सैन्य दीवार। लेकिन जानकारी के मुताबिक चीन भी अपनी सीमा के उस पार बड़े स्तर पर एयरबेस बना रहा है। डोकलाम पर बड़ी तनातनी के बीच में जानबूझकर चीन जो कुछ करता है उसमें दूसरे देशों का हाल क्या होता है। चमोली जिले में तिब्बत से लगने वाली सरहद पर आईटीबीपी के जवान 10,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर तैनात हैं। भारत से लगे चीन के चारों बॉर्डर पर आज तक के 4 रिपोर्टर तैनात हैं और चीन के युद्ध वाले मंसूबे पर पानी फेरने वाली ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आज तक की टीम उत्तराखंड में तिब्बत से लगने वाली चीन की सरहद पर पहुंची, जहां चमोली जिले का माणा सरहद का आखिरी गांव है। माणा में सेना और आईटीबीपी की यूनिट मौजूद है। सिक्किम सरहद पर चीन की दादागिरी के बीच इस वक्त हम उत्तराखंड के चमोली जिले के आखिरी गांव माणा पहुंचे हैं। यहां से तिब्बत से लगने वाली सरहद के लिए फॉरवर्ड पोस्ट के जो रास्ते हैं वो आगे जाते हैं और करीब 40 से 50 किलोमीटर आगे आईटीबीपी की कई चौकियां हैं, जिसकी मदद से आईटीबीपी लगातार चीन की गतिविधियों पर नजर रखती है। उत्तराखंड में चीन बॉर्डर के पास आईटीबीपी के जवानों को खास माउंटेन वॉरफेयर ट्रेनिंग दी जा रही है। 70 फीट ऊंची सीधी खड़ी चट्टान पर चढ़कर कैसे चीन के सीने पर चढ़ बैठना है, आईटीबीपी के जवान रोज इसकी प्रैक्टिस करते हैं। चमोली जिले में तिब्बत से लगने वाली सरहद पर आईटीबीपी के जवान 10,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर तैनात हैं। ऐसे में इन जवानों को दुश्मन के खिलाफ किसी भी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए माउंटेन वॉरफेयर की खास ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसी किसी ऊंची खड़ी चट्टान पर अगर दुश्मन के खिलाफ किसी ऑपरेशन को अंजाम देना हो तो ऐसे रॉक क्लाइंबिंग की मदद से जवान इस सीधी चट्टान पर ऊपर चढ़ सकता है। ये अरुणाचल प्रदेश पर चीन बॉर्डर के बेहद नजदीक पसी घाट पर भारतीय सेना की पोस्ट है, जहां आज तक की टीम पहुंची। यहां से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर चीन का एयर बेस है। कुछ ही वक्त पहले यहां भारतीय वायुसेना ने सुखोई फाइटर जेट की तैनाती कर दी है, यानी यहां से दुश्मन पर सीधा धावा बोला जा सकता है। भारत चीन सीमा के आसपास के इलाके में भारत जहां चीन की सेना को रोकने के लिए एक बड़ी दीवार बना रहा है, ये दीवार है सैन्य दीवार। लेकिन जानकारी के मुताबिक चीन भी अपनी सीमा के उस पार बड़े स्तर पर एयरबेस बना रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक करीब 15 एयरबेस चीन ने अपनी सीमा में बना रखे हैं। ऐसे में भारत के लिए एक बड़ी रक्षा चुनौती है। आज तक की टीम ने सिक्किम से भी ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, जहां चीन की ताजा चालबाजियां चल रही हैं। डोकलाम में सड़क बनाकर चीन भारत की जिस चिकन नेक पर बुरी नजर रखने की सोच रहा है, उस जगह पर पहुंचा आज तक। किसी भी देश के मानचित्र में चिकन स्नैक वो हिस्सा होता है जो दूसरे देश की सरहदों के बीच इस तरह से फंसा है कि अगर सिर्फ उस पतले से हिस्से को काट दिया जाए तो वो हिस्सा देश से अलग हो सकता है। अब जहां तक भारत और चीन की बात होती है और हम एक चिकन स्नैक का जिक्र करते हैं तो दरअसल वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में बताया जाता है। जैसे हम यहां पर खड़े हैं तो हमारे एक ओर नेपाल है, दूसरी ओर बांग्लादेश, और ये दायरा इतना सीमित है कि अगर चीन भूटान के जरिए डोकलाम पर कब्जे के जरिए आगे बढ़ता जाता है तो मुमकिन है एक ऐसी सड़क बने कि इस हिस्से को ही काट दिया जाए, जिसकी वजह से
पूर्वोत्तर के राज्यों का जो संपर्क है भारत से वो पूरे तरीके से कट जाएगा। चीन की मंशा यही नजर आती है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अलावा चीन से लगता चौथा बॉर्डर है लद्दाख। आज तक की टीम लद्दाख में मौजूद है, जहां से चीन चलता है चालबाजियां। उस लद्दाख बॉर्डर पर पहुंची है आज तक संवाददाता पद्मजा जोशी। कम से कम लद्दाख के इलाके में भारत और चाइना के बीच साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर विकास का है। अपनी तरफ सीमा के अपनी तरफ चाइना लगातार अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता रहता है, पर जो भारत की तरफ सीमा से सटे हुए गांव है वहां पर एक छोटा सा भी काम होता है तो चाइना उसको रोकने की कोशिश करता है। इसके बावजूद यहाँ पर भारत में लगातार सरकार अपना काम बदस्तूर जारी रख रही है, भले से ही वो सड़क बनाने का काम हो या फिर इन छोटे छोटे गांव तक टेलीफोन पहुंचाना, ऐसे टेलीफोन का वायर बिछा दिया। भारत से लगते चीन के 4 बॉर्डर पर रिपोर्टिंग के साथ साथ आज तक पहला न्यूज चैनल है जो बॉर्डर पार करके भूटान पहुंचा और डोकलाम से सिर्फ 40 किलोमीटर पहले भूटान की हा घाटी से रिपोर्टिंग की। ये इलाका है हा वैली। हा वो अंतिम इलाका है जिसके आगे सीमा है और जिसके आगे सेना है। इसके आगे रास्ते नहीं है, आपको सिर्फ पहाड़ों के जरिए पैदल होकर जाना पड़ता है और ये पूरा इलाका आपको बताएगा कि कितना मुश्किल है। अगर बारिश के मौसम में इतना मुश्किल है तो सर्दियों में तो यहाँ चलना दूभर हो जाता है, क्योंकि तापमान 0 डिग्री से नीचे चला जाता है। भूटान से भारत में सिक्किम, सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से लेह लद्दाख और लेह लद्दाख से उत्तराखंड। भारत से लगे चीन के 4 बॉर्डर और भूटान में डोकलाम के सबसे नजदीक आज तक के 5 रिपोर्टर तैनात हैं और चीन की चालबाजियों का विश्लेषण कर रहे हैं। खबरदार में अब हम आपको केरल में लेफ्ट और राइट के बीच वर्चस्व के खूनी खेल की रोंगटे खड़ा कर देने वाली ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। इस रिपोर्ट से आप ये जान पाएंगे कि जब जहर फैलाने की राजनीति होती है तो कैसे उसकी चपेट में केरल जैसा पढ़ा लिखा राज्य भी आ जाता है। 1 महीने से केरल में राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं और अब तो हाल यह हो गया है कि आरएसएस ने राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी है। केरल सरकार का यह विज्ञापन तब बेमानी दिखने लगता है जब केरल से कत्लेआम की खबरें आती हैं। जिस केरल को देवताओं का घर कहा गया उसे वहां की सियासी पार्टियों ने नर्क बना दिया है। देश के सबसे शिक्षित और विकसित राज्य को कैसे घटिया और ओछी राजनीति की खूनी लेबोरेटरी बना दी गई, इसकी बानगी देखिए। ये केरल की वो ग्राउंड रिपोर्ट है जो राजनीति के प्रति आपकी राय बदल देगी। ये वो राजनीति है जहां लेफ्ट और राइट के बीच वर्चस्व के लिए खून की नदियां बहा देने की प्रतियोगिता चल रही है। इस वीडियो को देखिए, इसे आरएसएस ने जारी किया है, पर हम इसका अनुवाद आपको नहीं बता सकते क्योंकि इसकी हर लाइन गालियों से भरी है। सीधे शब्दों में कहें तो दक्षिण के इस दुर्ग पर कब्जे के लिए लेफ्ट और आरएसएस के बीच राजनीतिक एनकाउंटर चल रहा है। जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार की आदत है पिछले कई दशकों से, जब भी वो केरल में सरकार में आते हैं, आरएसएस और आरएसएस विचार परिवार के कार्यकर्ताओं के ऊपर होने वाले हमले न रुके और न हमारे किसी भी इस प्रकार के मांग को उन्होंने सुना नहीं। To using their government at the center and their friends in various important places to try and provoke clashes, to provoke violence in Kerala because their claims that RSS people are being killed, it is highly selective. लेफ्ट और राइट के खूनी जंग का सबसे बड़ा सेंटर कन्नूर जिला है, जहां पिछले 17 महीने में आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या के आरोप लगते रहे। आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि लेफ्ट के लिए कन्नूर का वही महत्व है जो आरएसएस के लिए नागपुर का है, और कन्नूर को आप लेफ्ट का नागपुर भी कह सकते हैं। AK गोपालन, EK नयनार और KPR गोपालन जैसे नेता कन्नूर में ही पैदा हुए और यहीं पर राजनीति सीखी। 2000 से 2016 के बीच कन्नूर में 69 राजनीतिक हत्याएं हो चुकी हैं, जिनमें आरएसएस और लेफ्ट दोनों तरफ के नेता मारे गए।
1971 में कन्नूर में ही केरल का सबसे भयंकर दंगा हुआ, जिसमें कई राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। लेफ्ट राइट की इस खूनी लड़ाई की शुरुआत आजादी से पहले ही हो गई थी। 1948 में तिरुवनंतपुरम में और 1952 में अलापुजा में गोवलकर की रैलियों पर हमले हुए, जिसके बाद कई जिलों में आरएसएस वर्कर की हत्याएं हुई। यानी जिस जंग की शुरुआत आजादी से पहले हो गई थी, आजादी के बाद भी वो थमने के बजाय तेज ही हो गई है। संघ कार्यकर्ता राजेश की हत्या के बाद आरएसएस ने केरल की वामपंथी सरकार पर खुली जंग का ऐलान कर दिया है। एक तरह से ये विचारधारा की भी लड़ाई है। आरएसएस वामपंथियों के गढ़ में अपनी जड़ें मजबूत करना चाहता है। दूसरी तरफ सीपीआईएम हर कीमत पर संघ को यहाँ पर आने से रोकना चाहती है। केरल के गांव में ये खूनी लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है। राहुल कंवल, तिरुवनंतपुरम, आज तक।